दोस्तों को सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आइए जायज़ा लेते हैं आलमी सियासत का, जियोपॉलिटिक्स का और भू राजनीति का फ़िलहाल क्या चल रहा है। यकीनन अगर हम जिक्र ना करें तो भी आज की तारीख में यूक्रेन ही इस वक्त हॉट स्पॉट है और यूक्रेन को लेकर ही तमाम भू राजनीति गर्म हो चुकी है। मगर क्या सिर्फ निशाने पर यूक्रेन है और यूक्रेन के ज़रिए ही तमाम दुनिया में जो हलचल है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर कोई और भी है? हाँ, क्योंकि चीन के राजदूत की तरफ से अमेरिका के अंदर बयान दिया गया है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की जो नीति है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और जिस तरह के इक़दाम अमेरिका कर रहा है ताइवान में, ऐसा लगता है कि अनकरीब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका की सीधी टक्कर की संभावना बनती जा रही है। ये एक पहलू है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन के जो जेलेंस्की इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, न पूरी तरह से वो अमेरिका के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है उनकी बातचीत से कि उन पर भारी दबाव है, मानसिक दबाव है, जिसके लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, यानी कि रशिया से अपने खतरों को भी बादस्तूर बता रहे हैं, मगर दबी आवाज़ में कुछ कन्फ्यूज़न जो है, जो विश्लेषक हैं उनकी नज़र में जो लेविन्स्की की बातों से नज़र आ रहा है। रशिया का स्पष्ट मत है कि वो अपने इलाके में नाटो की फोर्सेस को आने नहीं देगा। पूर्वी यूरोप की तरफ हथियारों की खेप का बढ़ना, जिसमें ब्रिटेन का भारी इंटरेस्ट नज़र आना, अमेरिका का लगातार आगे की तरफ बढ़ना और डिनायल मोड पर भी रहना कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम तो वहाँ पर भारी हथियार कोई डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वहाँ ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। अब इस ट्रेनिंग देने का काम जो है और ट्रेनिंग के हथियारों की जो बात अमेरिका की तरफ से आई है, ये वही बात है जो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो गेम किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, वो ये है कि आम जनता को भी ट्रेनिंग, और आम जनता को ट्रेनिंग देकर वो क्या बनाते हैं, शायद व्लादिमीर पुतिन ने इसका बड़े अच्छे से खुलासा किया है, जिस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। इससे पहले हमें ज़रूरी है कि ब्रिटेन की तरफ थोड़ा और चलें। देखिए, पश्चिम के कई विश्लेषकों का मानना है कि यूके, ब्रिटेन ने अपने जो अलाई थे, जिनको लेकर जो पहले अलाई नहीं कहा जाए तो ज़्यादा ये सम्मानित शब्द है, सही मायनों में जो कभी गुलाम हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ भी जिनको कहा जाता है, वो उन तमाम देशों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और अपने रुतबे को एक बार फिर से अपनी ताकत को समेटने की कोशिश ज़रूर करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ 5i के ज़रिए एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें तमाम बर्रे सगीर के सूरत हाल से लेके पूर्वी यूरोप के हालात से लेके गल्फ़ भी इसमें शामिल है। ये पूरा का पूरा एक रोड मैप बिछाया जा चुका है और इस पर काम चल रहा है। देखिए दोस्तों, नाटो 1949 में जब नाटो बनाया गया था, तब मेरे ख्याल से ब्रिटेन एक पावर में था। ये सही है कि उस वक्त जो है अमेरिका ने वॉर फिनिश की थी, जापान पर परमाणु हमला करके सुपर पावर होने की घोषणा ज़रूर की थी, मगर उस वक्त के कुछ दिन ही हुए थे उससे पहले, जहां लोकतंत्र को इंट्रोड्यूस करते हुए या पावर ट्रांसफ़र करते हुए यूके ने बहुत से देशों को एक साथ आज़ाद किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने तक जो है यूके की बहुत सारे मुल्कों पर हुकूमतें थी। तो अब शायद यूरोप से अलग होकर एक बार फिर से यूके अपनी ताकत को समेटने की कोशिश कर रहा है और एक बार फिर अपनी बर्तरी को कोशिश कर रहा है कि उसी पोजीशन में आ जाए जहां 1945 को या 47 को यूके ने अपनी पूरी ताकत को एक तरह से डिवाइड कर लिया था अमेरिका के साथ में। चूँकि ये बात यूके का थिंक टैंक, यहाँ की तमाम जो बड़ी बड़ी जो एक तरह से कहें थिंक कंपनियां हैं, उन सब का ये मानना है कि अमेरिका अब बहुत दिनों तक अपनी इस बर्तरी को कायम नहीं रख पाएगा, इसलिए किसी न किसी को ये टेक ओवर करनी पड़ेगी और यूके जो है
उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये अलबत्ता आपको न्यूज़ में नज़र नहीं आएगा, अखबारों में नज़र नहीं आएगा, बहुत सारी चर्चा में नहीं आएगा, मगर जहाँ जो विश्लेषक हैं, जो सही सोचने का काम करते हैं, उनकी गहरी नज़र यूके पर बनी हुई है, यूके के मूवमेंट पर बनी हुई है और उसके बयानों पर बनी हुई है। तो यहाँ यूके का एक रोल जिसका दुनिया में जिक्र नहीं किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी एक्टिव है। और अमेरिका की तरफ से, चूंकि अमेरिका में अगर हम देखें कि सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और बाइडन रोज़ दिन ब दिन अपनी जो रेटिंग है वो खोता जा रहा है। रेटिंग खोने का कारण लेविंस्की ने भी जो बयान दिया है, अभी आपने पढ़ा होगा, उसने कहा है कि बेतरतीब अफगानिस्तान से वापस जाकर बाइडन ने अमेरिका की भद पिटवाई है और अपनी भी भद पिटवाई है। ये अब शायद गद्दी पर बने रहना बाइडन के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि ये बहुत नीचे की तरफ लेके आ गया है बाइडन। यहाँ दूसरी तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि 46वें, देखिए याद रखिएगा, 46वें जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका के जो बाइडन हैं। और यहाँ ट्रंप ये कहते हुए कल नज़र आए कि 47वां प्रेसिडेंट मैं हूँगा और तुम 46वें प्रेसिडेंट थे, यानी कि वो उन्हें प्रेसिडेंट मौजूदा तौर पर भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारी तनकीद ट्रंप ने की है कि तुमने बहुत कुछ ख़राब कर दिया, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो अफ़गानिस्तान से इस तरह निकलने की नौबत ना आती, जैसे डील की थी वैसे निकला जाता। और जिस तरह का यूक्रेन की सूरत हाल बनी है, यूक्रेन की सूरत हाल भी अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो वो नहीं आती जो सूरत हाल बन चुकी है। चूँकि यहाँ ट्रंप का इशारा ये है कि तुम फंस चुके हो और तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम एक तरह यहाँ रशिया को हराकर अपनी विजय पताका फहरा दोगे, मगर ये संभव नहीं है। शायद यही मकसद निकलता है ट्रंप की बात का। ये बात यूक्रेन की जो इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि रशिया की, जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बताऊंगा कि पुतिन ने क्या कहा है और वो बाइडन ये किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट या मैच आता है। इसमें एक और पैच पे हम बात कर लेते हैं। पैच ये है कि जिस तरीके से फर्स्ट इराक को लेकर भी जो 93 में जब हमले किए गए थे, तो इराक में हमले करते वक्त जब नाटो एक था, मगर इसमें से फ्रांस ने जो है वो डिनायल कर दिया था कि मैं जो है इस वक्त इसमें से फ्रांस ने जो है वो डिनायल कर दिया था कि मैं इस वक्त जो है इराक पर हमला करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इंटरनल खुफिया दस्तावेजों से पता चला है कि अमेरिका के और जर्मनी के बीच में यूक्रेन के मामले को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, यानी कि नाटो में एक टूट नजर आने लगी है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये कह रहा है कि दस्तावेज कुछ ये कह रहे हैं, जो अभी रायमा पे तो ये बात नहीं आई है, मगर ये दस्तावेज जब लीक हो रहे हैं तो इनमें ये सामने आ रहा है कि जर्मनी अपने हितों के लिए अब पहले प्रायोरिटी पर रखेगा और नाटो के कहने पे यूक्रेन में रूस के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक जाहिरी तौर पर तो जर्मनी भी बाकायदा जो है एग्रेशन दिखा रहा है और जर्मनी जो है वो ये भी जानता है, चूंकि रशियन एक्सपर्ट्स का फिलहाल यहाँ ये मानना है कि जर्मनी पहले भी 2 बड़ी जंगें रूस के साथ लड़ चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नतीजा वो जानता है। जर्मनी के लोग या जर्मनी का थिंक टैंक या एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहता कि वो एक बार फिर रूस के साथ उलझे, भले ही ब्रिटेन और अमेरिका की ये इच्छाएं हों कि वो किसी भी तरीके से जर्मनी को भी साथ लेकर, जो कि दिखाई दे रहा है कि साथ में है, मगर वो इंटरनल बात मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसी बातें होती हैं जो रायमा पर नहीं लाई जाती, उस चर्चा में फूट पड़ चुकी है। ये बात ऑफिशियली तो कहीं नहीं कही गई है, मगर ये कम से कम मुझे जहाँ तक इल्म है वो फूट पड़ चुकी है। और जर्मनी का जो सोचना है वो यही है कि वो 2 जंगें रशिया के साथ लड़ने के बाद पूरी तरह से टूटा था और अब उसके हित में नहीं है कि वो नाटो के साथ मिलकर भी रूस के अंदर जाए या यूक्रेन का सहारा लेकर रूस के साथ टकराव पैदा करे। ये ना उसके व्यापारिक हितों में है, ना भौगोलिक हितों में है, ना फिर सैन्य हितों को साधता है। तो जर्मनी यानी एक बार फिर जो रोल इराक वार में फ्रांस का रहा था, जर्मनी शायद उससे भी आगे निकल जाए। तो मतलब ये है कि एक बड़ी पावर नाटो का हिस्सा जो है जर्मनी
वो बैकआउट करते हुए नजर आ रहा है। दूसरा, एक बड़ी सैन्य शक्ति नाटो की है तुर्की, जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पुतिन के और तुर्की के बहुत अच्छे संबंध हैं और इस वक्त रजब तैयब अर्दगान एक अजीब सा गेम खेल रहे हैं। उस अजीब से गेम पर मैं जरूर बात करूंगा। बहुत से लोग उनकी मौजूदा हालात को लेकर तनकीद कर रहे हैं, मजहबिक तनकीद भी की जाएंगी, बहुत सारी बातें, मगर मुझे कुछ समझ आ रहा है, मैं उसकी चर्चा इंशाल्लाह अलग से उस पर बात करूंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम 4 पावर सेंटर्स को माने नाटो के बड़े यूरोप के अंदर, तो उनमें से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की भी एक था। और इनमें से तुर्की का एक तरफ से अगर ऐसी नौबत आती है तो यकीनी तौर पर वो डिनाइल कर जाएगा, और रूस की तरफ से आ जाए तो कोई कहा नहीं जा सकता। और जर्मनी बैकआउट कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन बड़ी पावर के रूप में यूरोप में बचते हैं नाटो के हिस्से में, और अमेरिका बचता है। उसके बाद पूर्वी यूरोप की तरफ जिस तरीके से एक बढ़ोतरी की जा रही है, हथियारों की जा रही है, ये खबरें आपको मिल चुकी होंगी। मैं पहले भी अपने एपिसोड में बता चुका था 3 दिन पहले ही आपको कि काला सागर में 20 वारशिप जो है किस तरह से रिहर्सल करने के लिए भेज दिए गए हैं। दुनिया में किस तरह रशिया अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, ये एक बिल्कुल अलग मामला है। चूंकि इसकी इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमें रूसी राष्ट्रपति के बयान को, उनके इरादों को और उनकी सोच को समझना पड़ेगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि दरअसल रूसी राष्ट्रपति क्या सोच रहे हैं और इस वार का नतीजा क्या होगा। तो यहाँ जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि वॉर होगी कि नहीं होगी, और रशिया बैकआउट करेगा या फिर धीरे धीरे इनको अपनी सीमाओं के पास इकट्ठा होने देगा कि नहीं देगा, इस पर एक बार फिर हम रूसी राष्ट्रपति की जो कथन है उस पर ज़रूर आएंगे। मगर इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है दोस्तों कि अगर आप ये समझ लें कि UAE पर जिस तरह हौसी बागियों ने हमला किया, हौसी बागियों के हमले के बाद कुछ राजनीतिक हलचल हुई, कुछ कूटनीतिक मीटिंगें हुई, कुछ सैन्य समझौते हुए, ये सब कुछ भी चल रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है, किसी तरीके से अलग अलग तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है। मैं बिल्कुल एक अलग ढंग से इसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप इत्तफाक करें न करें ये एक आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा मेरा सोचना है। देखिए, मैं यहाँ साफ तौर पर UAE में जिस तरह का हमला किया गया, और ये हमला एक चेतावनी थी कमज़ोर हथियारों के लिए कि हमला हो जाता है, हमला सक्सेस हो जाता है और एक को रोक भी दिया जाता है, मगर और ज़्यादा हमलों की धमकी दी जाती है। आखिर क्या वजह है कि हौसी बागी जो है वो UAE को टारगेट करने लगे हैं, जबकि सऊदी के साथ तो झड़पें चल ही रही है। देखो, मुझे लगता है कि इस एपिसोड में मुझे आपको मैप पे समझाना चाहिए था ये स्टेट ऑफ मलाका के इलाके में किस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो यमन का हिस्सा है, उस यमन के हिस्से के ठीक सामने जो है एक जिबूती पड़ता है, समुद्र के दूसरे किनारे की तरफ जिबूती पड़ता है, जहाँ पर चीन ने अपने अड्डे बनाए हैं। और जिबूती के सामने वाले हिस्से में जहाँ से ईरान हौसी बागियों को यमन में, यानी कि ओमान के इलाकों से थोड़ा समुद्री रास्तों से या पैदल के रास्तों से, रोड के रास्तों से या समुद्री किनारे जो है, ईरान बड़े आसानी से हौसी बागियों तक अपने उनके लिए हथियार पहुंचाने का काम करता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी मानना है, सऊदी का भी मानना है, और इससे जो है मेरे ख्याल से हौसी बागी भी इनकार नहीं करते कि वो ईरान के द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों से ही लड़ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। यानी जहाँ पर जो एक शबवा जो प्रांत है, उस प्रांत में UAE कब्जा कर रहा है और अपने लोगों को प्लांट कर रहा है। उसका मकसद है शबवा इलाके में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक जिबूती के सामने पड़ता है और ओमान के बाद एक यहाँ जो बेसिकली मारिब जो इलाका जो तेल से, खनिज से भरपूर है, मारिब के नज़दीक लगता हुआ ये प्रांत जो है, यहाँ पर UAE अपने कब्जे, अपनी मजबूती कर रहा है।
जिससे वो कनेक्टिविटी काट दे हौशी बागियों के पास, जो ऊपरली तरीके से तरफ से जिस तरीके से सऊदी अरब पर या दूसरे इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। तो यहाँ इस पर यूएई एक काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉक्सी के ज़रिए, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश, बल्कि कुछ हद तक कब्ज़ा है, वो बातें बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती हैं इस तरह की। तो यहाँ जो एक कनेक्टिविटी ईरान के हथियारों की सप्लाई की काटने की कोशिश है, उसके जवाब में ये हमला किया गया है। और ये हमला चूँकि यहाँ यूएई की अपनी सुरक्षा का भी मामला है, और चूँकि लगातार हौशी बागियों की तरफ से सऊदी पर हमले किए जा रहे हैं, सऊदी द्वारा जो है हौशी बागियों पर हमले किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो मैं पहले ये समझा दूं कि किस तरीके से ये पूरा गेम जो है वो कंडक्ट हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि हौशी बागी लड़ रहे हैं ईरान के हथियारों से, और ईरान उनको बाकायदा जो है वो हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे वो डिनाई भी कभी करता है, हाँ और ना के बीच में रखता है। उसके बाद सऊदी अरब में कई देशों की, पहले तो 34, अब कम हुए कि नहीं ज़्यादा मुझे याद नहीं है, मगर 34 देशों की सेनाओं को मिलाकर जो एक इकट्ठी सेना बनाकर जो है, जिसके ज़रिए यमन पर हमले किए जाते हैं, यमन को या ये सऊदी की सुरक्षा में लगाए गए थे, एक पूरा कोalition बनाया गया था। उसके बावजूद हौशी बागियों को कंट्रोल नहीं किया जा सका है, अपनी मर्जी से बिठाई गई सत्ता को मुस्तहकम नहीं किया जा सका है। यानी जिसमें अमेरिका और तमाम ताकतें सऊदी के साथ हों, उसके बावजूद हौशी बागियों से जो है उनके मुकाबले एक लंबी लड़ाई हो चुकी है। यहाँ पर लोग बीमार हैं, भुखमरी का आलम है, रोज़गार नहीं है, बल्कि ज़रूरी खाने पीने की दवाइयों तक की जो किल्लतें पैदा हैं। ऐसी जगह के बावजूद, एक लंबी घेराबंदी के बावजूद सऊदी सैनिक जो हैं या सऊदी कोalition की फोर्सेस यहाँ पर अपना मुकम्मल कब्जा कायम नहीं कर पाई है, और हौशी बागी यहाँ से अब धमकी दे रहे हैं, कभी आरामको पर हमला करते हैं, यूएई पर हमला करते हैं, और ईरान इनको हथियार सप्लाई करता है। एक चीज़ आप समझिएगा, यहाँ ईरान अगर हमला करता है, ये हथियार देता है और सऊदी उसका जवाब देता है, तो मतलब साफ है कि चाहे सीरिया हो, इराक हो, यमन हो, इन तमाम इलाकों में जो है प्रॉक्सी के जरिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह प्रॉक्सी को ईरान सपोर्ट करता है, हमास को ईरान सपोर्ट करता है। यहाँ मैं मसलक के आधार पे भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बेमसलक की बात ही कर रहा हूँ, मगर दो खेमे में अरब जगत ज़रूर है, वो उसमें दो खेमों में एक खेमे को बाकायदा जो है ईरान सपोर्ट कर रहा है। यहाँ ऐसी क्या मजबूरी है ईरान के सामने या सऊदी के सामने कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक जगह पर बैठकर मतलब एक मुस्लिम जगत जो कि एक होना चाहिए था, 100% एक होना चाहिए था, वो नहीं है, और ये युद्ध की तरफ जगह जगह पर मिलिशिया के टकराव, प्रॉक्सी के टकराव और सीधी टकराव में उलझा हुआ है। मेरा कॉन्स्पिरेंसी थोड़ी यहाँ कहने का मतलब ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान भी कोई बड़ा धोखा, या तो खुद बहुत बड़े धोखे में है, ये बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। क्योंकि ईरान अगर इन तमाम इलाकों में हथियार सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डर पैदा होगा, भय पैदा होगा। जैसे यूएई में हमला करने के बाद यूएई को हमला पैदा होगा, तो यूएई या तो अमेरिका से समर्थन लेके उनकी फौजों को बुलाएगा, या फिर जैसे कि उसके साथ चल रहा है इजराइल के संबंध, इजराइल से अपनी फौजों को सुरक्षित करवाने के लिए अपने अड्डे देगा, अपनी जगहें देगा, और अपने जगह, अड्डे और अपनी तमाम सिक्योरिटी अगर इजराइल के हवाले यूएई कर देगा, यूएई के बाद फिर जो है इसी तरह के हमले अगर बहरीन, कुवैत पे होते हैं तो वो भी इजराइल के हवाले अपनी सिक्योरिटी कर देंगे। और अगर मतलब इन प्रॉक्सियों के कहीं ना कहीं फिर इजराइल की खुफिया एजेंसियों से कहीं कंडक्ट होने की रवायत है, या कोई इनमें से कुछ हिस्सों को जो इजरायली खुफिया एजेंसी है अगर वो ऑपरेट कर रही है, और ये सूरत हाल धीरे धीरे अगर अरब जगत की सिक्योरिटी इजराइल के हाथ चली जाती है,
हौसी बागियों का डर दिखाकर या फिर मिसाइलों का, जैसे ईरान की तरफ से कहा जाता है कि खतरनाक मिसाइल हैं, यानी इजराइल और ईरान की वार तो कभी ना हो, मगर अरबों की तमाम जो सिक्योरिटी है वो इजराइल के हाथ चले जाए तो फिर ग्रेटर इजराइल बन गया ऑटोमेटिकली। अब जब इजराइल के हाथ में ही तमाम सिक्योरिटियां चली गई और इसमें मदद किसने की, अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर मैं ये मानूंगा कि ईरान यकीनी तौर पर एक बड़ा सहयोगी इजराइल का है, जो अरब जगत को डराकर धमकाकर इजराइल की गोद में डालना चाहता है। ये एक मेरी थ्योरी है, इससे आप शोध करें और इंतजार करें। दूसरी थ्योरी अलग सऊदी अरब की है। खुले तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि खुले तौर पर सऊदी अरब सहित चाहे वो डील ऑफ सेंचुरी हो, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर, ये तमाम देश इजराइल के साथ अपने कारोबारी संबंध कायम करना चाहते हैं। और ये कारोबारी संबंध जो हैं वो पूरी तरह से ऐसे करना चाहते हैं जैसे यूरोपियन जगत है या खुद इजराइल के लोग रहते हैं, और एक ओपन माहौल बनाकर विजन 2030 यानी कि एजेंडा 2030 एसडीजी गोल। आजकल आप देख रहे होंगे सऊदी अरब के अंदर वुमन मुबाहिसे शुरू हो गए हैं। 2022 का म्यूजिक कंसर्ट और जो है अनाउंस कर दिया गया है। तो ये जो सूरत हाल है वो लगातार ओपन मार्केट की तरफ बढ़ रही है अरबों की, और अरबों की मार्केट ओपन मार्केट की तरफ जो है वो जा रही है, यानी वो खुद भी इजराइल की गोद में जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो है कोई मसलक के तौर पर या मजहब के तौर पर या धर्म के तौर पर इस बात को समझे, मैं जियोपॉलिटिक्स के अंदाज में समझा रहा हूं, मगर धर्मों का, मजहबों का इस्तेमाल किया जा रहा है खुद इजराइल के अंदर भी, पश्चिम के अंदर भी, और ईरान के अंदर भी, और सऊदी के अंदर भी। इसमें टोटल आम जनता जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिनके सेंटिमेंट्स को, जिनकी भावनाओं को किताबों के ज़रिए, अपने भाषणों के ज़रिए, अपने जो है धर्म गुरुओं के ज़रिए एक तरह से एक कंट्रोल करके इनको अपनी मर्जी के हिसाब से इनको आतंकवादी, उग्रवादी, प्यारवादी या मोहब्बतवादी जो भी बनाया जा रहा है, ये सब कुछ एक खतरनाक मोड़ पर जा रहा है। यानी कि सऊदी अरब खुद भी जो है वो इजराइल की गोद में जाना चाहता है। तुर्की इसमें क्यों आ रहा है, उसका रोल क्या होगा, अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगा। समर्थन में तुर्की का भी नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ अगर इजराइल अपनी सिक्योरिटी देने के लिए यूएई को आता है और ये धमकी ईरान की तरफ से गाइडेड मिसाइल और गाइडेड ड्रोन और गाइडेड धमकियां और गाइडेड प्रॉक्सियां जो ऑलरेडी चल रही हैं उनके ज़रिए दिया जाता है, तो इसका मतलब खुद ईरान चाहता है कि अरब जगत जो है वो इजराइल से सिक्योरिटी मांगे और उसके अंडर में चला जाए। तो फिर मैं उसका गहरा दोस्त ना मानूं, इसका मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। अब मैं वापस आता हूं वो बात जहां से मैंने छोड़ा था। मैं उस बात पे बड़ा सॉफ्ट दिन ने कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने, नाटो ने इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, यहाँ खतरनाक हथियार हैं, घातक हथियार हैं, एक माहौल बनाया और माहौल बनाकर वहाँ पर जो है बर्बादी की, तबाही की, खंडर बना दिया, वहाँ से कुछ नहीं निकला। सीरिया का वही हाल किया, अफ़गानिस्तान को पता नहीं किन किन बातों का बहाना बनाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि तमाम इलाकों में अमेरिका जाता है। इसके अलावा जो बड़ी बात कही कि यूगोस्लाविया का दिन याद होगा कि यूगोस्लाविया पर इस तरह के ख़तरों की बात की गई, वहाँ आपसी टकराव की बात करके जो है धड़ाधड़ नाटो ने अपनी फौजें उतार कर आज यूगोस्लाविया का नामो निशान ज़मीन से मिटा दिया, नामो निशान ज़मीन से मिटा दिया। यानी कि पश्चिमी जगत, याद कर दूं इस प्रोग्राम के आखिरी शब्दों में कहता हूं कि 1949 में जब नाटो बनाया गया तो नाटो के बनाने वाले जो है वो पूंजीवादी लोग थे। पूंजीपति या पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट शब्द को शायद यूट्यूब पर भी बैन कर दिया जाता है। बड़ी नफ़रत है कैपिटलिस्टों को, क्योंकि हम उन्हीं के प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनकी थ्योरी के बारे में कुछ कहा जाए तो हम उनके टारगेट पे आ जाते हैं, मगर ये जितना पहुँचे उतना ठीक। और मेरा ये प्रोग्राम ख़ास तौर से एनालिस्टों के लिए है, विश्लेषकों के लिए है, जिसमें तमाम कही गई बातों पर विश्लेषण करें और अपनी अपनी जनता को समझाएं और आगे बढ़ाएं, चीज़ों को देखें, क्योंकि मैं आप तक पहुंच पाता हूं,
आम जन को मेरी भाषा समझ आए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे प्रोग्राम में बहुत सारे कंटेंट को कहने की कोशिश करता हूँ, जिसमें से एक एक शब्द जो है वो शोध का विषय है। ये एक बात है। और आगे इसमें फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह यूगोस्लाविया को ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से जो ट्रेनिंग के बहाने, जिस तरह वो ट्रेनिंग के बहाने पाकिस्तान में आए और फिर उसके बाद तालिबान बनाए, उसके बाद ISIS बनाए, ये तमाम इल्ज़ाम जो है ऑलरेडी पुतिन लगा रहे हैं कि जिस तरह आतंकवादी बनाए और उनके बहाने से वहाँ से टेररिज्म फैलाया और उसके बाद उसे ख़त्म करने के बहाने इन देशों को ख़त्म करते चले गए, उसी तरह यूक्रेन में जो है ये ट्रेनिंग देकर एक आपसी टकराव, रूसी पीपल्स वर्सेस यूक्रेनी पीपल्स के बीच में एक टकराव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये अगर इनको मौका दिया गया तो ये यहाँ वही हाल करेंगे जो इन्होंने यूगोस्लाविया का किया, इराक का किया, सीरिया का किया। सीरिया पे हम वक्त पे पहुंच गए तो इसलिए बच गया, ये पुतिन ने दोहराया। यानी कि वो सीरिया पहुंच गए तो सीरिया बच गया, और जहां पर इराक जो रूस जो है पहले से बैठा है तो उसको शायद वो सीरिया नहीं बनने देगा। यानी बड़ी सीधी सी बात है कि अपने वजूद को दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा यूक्रेन में, पूर्वी यूरोप में उसका कब्जा हो, क्योंकि चीन की कनेक्टिविटी इस इलाके से होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर देगी, जहां यूरोप के बाज़ार को पूरी तरह चीन में कर दिया जाएगा, रूस को उसका लाभ होगा, यूक्रेन के रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ एक बात और है कि जो प्रोडक्ट्स बना दुनिया में ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें चाइना बना रहा है, उनको रोकना आखिरी मकसद के तौर पर है। और रूस की पावर को ख़त्म करना, चूँकि एक एजेंडा रहा है रूस को ख़त्म करने का, शुरू से लेकर आज तक रूस को ख़त्म करने की तमाम कोशिशें पश्चिमी जगत की होती रही हैं, जो नाकाम होती रही हैं। इस बार भी शायद बहुत बुरी तरह नाकाम होने जा रही हैं। ताइवान का मैं इसमें जिक्र कर चुका हूं कि ताइवान की तरफ से आज कहा जा चुका है, चीन की तरफ से बाकायदा अमेरिका में चीन के राजदूत के द्वारा, कि ताइवान को लेकर चाइना की और अमेरिका की सीधी भिड़त मुमकिन है, यानी कि हो सकती है। चूँकि इस तमाम खित्ते में ही एक साथ युद्ध छेड़ने का जो प्लान मैं पहले से बताता आया था, चाहे उसमें साउथ चाइना सी हो, यूक्रेन हो और खाड़ी के देश हो, इनको सबको एक साथ लपेटने की पूरा गेम जो है वो चल रहा है। सफल होगा कि नहीं होगा इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, मगर कोशिशें की जा रही हैं। इसमें अभी बहुत सारी डिस्कशन शायद बाकी रह गई हैं। अगले प्रोग्राम में फिर इसको यहीं से कनेक्ट करेंगे और इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।